हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अमरावत। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट बिहार लेखपाल के हैं और बिहार बिजली विभाग के हैं, आप सभी लोगों के जो एग्ज़ाम है वो अभी जल्दी होंगे। बिहार बिजली विभाग वालों का तो लगभग अगस्त का लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका होना है। और बिहार लेखपाल वालों का जो एग्ज़ाम है अभी पोस्टपोन हो गया है। जल्दी आप लोग का एग्ज़ाम का डेट आएगा और तैयारी में लगे रहिए आप सभी स्टूडेंट। तो आज की क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए है, जितने भी स्टूडेंट बिहार लेखपाल और बिहार बिजली विभाग दोनों एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, इनकम टैक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बिहार लेखपाल की और बिहार बिजली विभाग की, सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज क्लास अटेम्प्ट करना चाहते हैं, नोट्स अगर पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए और वहाँ से आप हमारे कोर्सेज़ को, जो सबसे कम फीस में आपको ये सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, आप क्लास वगैरह कर सकते हैं। एक सीरियल वाइज में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल में तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको बिहार बिजली विभाग की तैयारी करनी है, ऑडिट पढ़ना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है, कंपनी एक्ट पढ़ना है, कंपनी रिफॉर्म पढ़ना है 1956, तो आप जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच की सारी क्लासेस एक्टिव हैं। एंड देन जितने भी लोग बिहार लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार पंचायत और कॉमर्स अगर आपको पढ़ना है, तो जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी वगैरह करते रहिए। ठीक है, कोई भी जानकारी चाहिए दिए गए नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वेतन आय में एक अनुलाभ माना जाता है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर परक्विसेट्स इन सैलरी इनकम। हमारी सैलरी इनकम में कौन कौन सी इनकम शामिल होती हैं? सैलरी इनकम में हमारी बेसिक सैलरी होती है, प्लस हमें बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे महंगाई भत्ता हो गया आपका, ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपका हो गया, आने जाने का यात्रा भत्ता हो गया, शिक्षा भत्ता हो गया, तो बहुत सारे भत्ते होते हैं। ये हो गया आपका। तीसरा आपको परक्विसेट्स आपको मिलता है, अनुलाभ मिलता है, मतलब सुविधा मिलता है आपको। ये कंपनी का जो एम्प्लॉयर है, कंपनी का जो बॉस है, कंपनी का जो अधिकारी है, वो देता है अपने कर्मचारियों को, सुविधा देता है, नगद देता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये वस्तु और सेवा के रूप में देता है। जैसे कंपनी के कर्मचारियों को उसने कार दे दिया आने जाने के लिए, कार की सुविधा दे दिया ऑफिस तक। कंपनी का जो एम्प्लॉई है उसे घर दे दिया रहने के लिए। ठीक है, तो यही सब आपके परक्विसेट्स होते हैं, अनुलाभ होते हैं। ठीक है, ये नगद, ज़्यादातर नगद भी कभी कभार दिया जाता है, लेकिन यह है कि ज़्यादातर इसका जो पेमेंट किया जाता है वस्तु और सेवा के रूप में दिया जाता है, मौद्रिक नहीं होता है। ठीक है, मौद्रिक रूप में कैलकुलेट किया जाता है, मॉनेट्रियल वैल्यू इसकी कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक परक्विसेट्स है, अनुलाभ है, वेतन शीर्षक के अंतर्गत, मतलब सैलरी इनकम के तहत किसे हम परक्विसेट्स मानेंगे। ठीक है, अनुलाभ मानेंगे, सुविधा मानेंगे। तो मकान किराया भत्ता, देखिए यहाँ पे अलाउंसेस लिखा है, तो ये तो एक भत्ता है आपका। ठीक है, जो भत्ता अच्छा क्यों दिया जाता है? भत्ता इसलिए दिया जाता है, अलाउंसेस इसलिए दिया जाता है किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को, कर्मचारी को, कि इस महंगाई के समय में, ठीक है भाई, बेसिक सैलरी से किसी का काम नहीं चलने वाला है। अगर आपकी जॉब लगती है, मान लेते हैं बेसिक सैलरी, कोई भी वैकेंसी है, जैसे आपने मान लिया एसएससी का एग्ज़ाम आपने क्लियर किया, ठीक है, एसएससी का क्या, मैं एक एग्जांपल दे दूं, बिहार बिजली विभाग का। अब बिहार बिजली विभाग का अपना एग्जाम क्लियर किया, आपको पता चल रहा है कि जो बेसिक सैलरी है वो 15,000 रुपये या 18,000 रुपये है, एक अमूमन एग्जाम्पल 18,000। तो क्या 18,000 से आपका काम चल जाएगा? नहीं ना। 18,000 से आपका मान लेते हैं किराया भाड़ा रहना खाना उसी में ही हो गया। आप इस महंगाई के समय में, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते उतने पैसे से, तो एक्स्ट्रा आपको इनकम दी जाती है, बहुत तरीके के भत्ते दिए जाते हैं, जिससे आप अपने डेली बेसिस पे जितने भी आपके खर्चे होते हैं या मंथली जितना भी आपका एक्सपेंसेस होता है वो आप कवर कर सकें। बेसिक सैलरी को छोड़कर आपको और भी एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाता है, जिससे आप अपने सभी खर्चों को क्या कर सकें, कवर कर सकें। ठीक है, तो इसलिए आपको अलाउंसेस वगैरह दिया जाता है। तो ये हो गया आपका मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, तो ये भी अलाउंसेस है। नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया निःशुल्क आवास, मतलब फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, तो ये आपका क्या होगा, ये परक्विसेट्स है, ये आपका अनुलाभ है, परक्विसेट्स है। ये एक सुविधा है जो कंपनी का एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिया जाता है। ठीक है, तो ये भत्ते में काउंट नहीं होता है। और बेसिक सैलरी, ये सैलरी का पार्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, सी आंसर आपका सही है। ये एक भत्ता है, अनुलाभ है, सुविधा एक तरीके से हम कह सकते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को सुविधा दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अनुलाभ क्या क्या होंगे। तो कंपनी का कर्मचारी जो होता है, कंपनी के कर्मचारी को अपने नियोक्ता द्वारा, मतलब नियोक्ता मतलब अपने एम्प्लॉय द्वारा,
ठीक है। वेतन के अतिरिक्त और भी बहुत सारे लाभ दिए जाते हैं, बहुत सारी बेनिफिट दी जाती हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। वही आपकी क्या होती है, परक्विसेट्स होती हैं, अनुलाभ होती हैं। और ये जो लाभ जो दिया जाता है, परक्विसेट दिया जाता है, ये कर्मचारी के वेतन के हिस्सा मतलब उसकी सैलरी में इंक्लूड भी किया जाता है। मान के चलिए ये इंक्लूड किया जाता है, टैक्सेबल होता है और फुल्ली टैक्सेबल भी होता है, एग्जेम्प्टेड भी होता है। जैसे आपका भत्ता जो होता है फुल्ली एग्जेम्प्टेड भी होता है, फुल्ली टैक्सेबल भी होता है, पार्शियल एग्जेम्प्टेड भी होता है। तो ऐसे भी सैलरी का ये हिस्सा होता है और विभिन्न प्रकार की वस्तु और सेवाओं के रूप में ये अनुलाभ दिया जाता है कंपनी के एम्प्लॉय को। ठीक है, अनुलाभ जो होते हैं ये कर योग्य होते हैं, टैक्सेबल भी होते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से। तो ये आपका हो गया। मकान किराया भत्ता की अगर हम बात करें तो हाउस रेंट अलाउंस है, जिसे हम HRA कहते हैं। ठीक है, मकान किराया भत्ता एक ऐसा भत्ता होता है, एक ऐसा अलाउंसेस होता है जो कंपनी के कर्मचारी को उसको रहने के लिए, ठीक है, जैसे वो अगर किसी दूसरे सिटीज़ में जाके वर्क कर रहा है कंपनी की तरफ से या कंपनी में ही काम कर रहा है, किराए के मकान पे रह रहा है, तो उसे मकान किराया भत्ता दिया जाता है। ठीक है, कुछ अमूमन पेमेंट किया जाता है कंपनी की तरफ से। ठीक है, नियोक्ता द्वारा दिया जाता है, कर्मचारी को उसके एम्प्लॉई द्वारा दिया जाता है कि वो अपने रहने के खर्च को वो कवर कर सके। तो यही होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। ठीक है, जिस किराए के मकान में रहता है एक अमूमन दिया जाता है, जितना भी भत्ता उसे दिया जाएगा। और ये पार्शियल एग्जेम्प्टेड होता है, कुछ हद तक एग्जेम्प्टेड होता है, कुछ हद तक इस पर मतलब जिस हद तक एग्जेम्प्टेड रहेगा वो तो ठीक है। अगर एक्स्ट्रा उसे अगर भत्ता मिल रहा है, जैसे अभी मैं आगे पूरा कवर कराऊंगा इसको भी। ठीक है, 5,000 किराया पे कर रहा है, उसे भत्ता मिल रहा है 7,000, तो 2,000 एक्स्ट्रा उसका सेविंग हो रहा है, तो वो 2,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, HRA का उद्देश्य क्या होता है, कर्मचारियों को रहने के लिए वित्तीय सहायता, रहने के लिए सहायता दी जाती है, यही होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। महंगाई भत्ता आप जानते होंगे, डियरनेस अलाउंसेस। महंगाई मतलब आज के समय में महंगाई मतलब डियरनेस अलाउंसेस अलग अलग शहरों में अलग अलग होता है। जैसे दिल्ली का अगर जो कर्मचारी एम्प्लॉय हो तो उसे डियरनेस अलाउंसेस काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि दिल्ली में महंगाई ज़्यादा है, मुंबई में भी महंगाई ज़्यादा है, उस हिसाब से दिया जाता है। आप छोटे शहर में जैसे आएंगे, जैसे छोटे शहर की अगर मैं बात कर लूँ, गोवा आप पकड़ लो, ठीक है, या और भी छोटा शहर सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, तो यहाँ पे डियरनेस अलाउंसेस थोड़ा कम रहता है यहाँ के एम्प्लॉय का। ठीक है, तो शहर के हिसाब से रहता है, जहाँ पे महंगाई ज़्यादा है उस हिसाब से आपका रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन, आयकर अधिनियम की कौन सी धारा मकान किराया छूट से संबंधित है। हाउस रेंट अलाउंसेस, जैसा मैंने कहा ना, पार्शियल एग्जेम्प्टेड होता है, कुछ हद तक आपको टैक्स में छूट मिलती है। मकान किराए भत्ते की कुछ राशि आपको क्या मिलता है, टैक्स में छूट मिलती है। मकान किराए भत्ते की जो राशि, जो भत्ता मिलता है आपको मकान किराए भत्ता, वो काफ़ी हद तक एग्जेम्प्टेड होता है, पार्शियल एग्जेम्प्टेड होता है कुछ हद तक, उस पर कंडीशन लागू होती है। तो ये किस सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया है मकान किराया भत्ता को लेकर, हाउस रेंट अलाउंसेस को लेकर? तो ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A में, मतलब धारा 10 उपधारा 13A में एक्सप्लेन किया गया है मकान किराया भत्ता को लेकर। ठीक है, मकान किराया भत्ता को लेकर अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, एक न्यूमेरिकल भी लगवाऊंगा, अभी क्लियर हो जाएगा आपका मकान किराया भत्ता। भाई जैसे मकान किराया भत्ता अगर मुझे मान लेते हैं 6,000 रुपये, अभी मैं आगे कराऊंगा लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता दूँ, 6,000 मुझे मिल रहा है मकान किराया भत्ता, तो ये भत्ता हमारा टैक्सेबल होना चाहिए भाई, हमारी इनकम में ऐड हो रहा है, लेकिन ये पार्शियल एग्जेम्प्टेड होता है ये भत्ता। मतलब मान लेते हैं पार्शियल एग्जेम्प्टेड, मतलब मान लेते हैं 4,000 हमारा टैक्स से फ्री हो गया, तो 4,000 हमें टैक्स नहीं देना है। 6,000 में से 4,000 चला गया, 2,000 रुपये हमें टैक्स देना है, तो 2,000 रुपये हमारी इनकम, हमारी टोटल इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा। बस ऐसे ही होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भत्ता पूरी तरीके से कर योग्य होता है। इनमें से कौन सा भत्ता, कौन सा अलाउंसेस जो आपको मिल रहा है जिसपे आपको कोई भी छूट नहीं मिलती है, कर में कोई भी छूट नहीं मिलती है, टैक्स में कोई भी छूट आपको नहीं मिलती है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, भाई एक बच्चे का 100 रुपया, दो बच्चे तक का ही लिमिट है, 2 बच्चे तक का आपको छूट मिलेगा। 200 रुपये 2 बच्चों के लिए आपको भत्ते में छूट मिलेगा। 200 रुपये की जो भत्ते आपको मिलते हैं, ठीक है, 200 रुपये की कटौती आप ले सकते हैं, ठीक है, 2 बच्चों के लिए। तो ये तो पार्शियल एग्जेम्प्टेड होता है। परिवहन भत्ता, ये भी आपका पार्शियल एग्जेम्प्टेड होता है, 1,600 रुपये आपको भत्ता मिलता है, और 3,200 रुपये जो नहीं चल सकता, दिव्यांग कंडीशन जो है उनके लिए मिलता है 3,200 रुपये। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, परिवहन भत्ता। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, फुल्ली ये आपका पार्शियल एग्जेम्प्टेड आपका होता है। विशेष भत्ता, ये भी आपका पार्शियल एग्जेम्प्टेड होता है, लेकिन मेडिकल अलाउंसेस जो आपको मिलता है, चिकित्सा भत्ता, इस पर आपको कोई भी छूट नहीं मिलती है, ये फुल्ली टैक्सेबल आपका होता है। पूरी तरीके से जितना भी आपको मेडिकल अलाउंसेस मिलता है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, तो ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है,
मेडिकल एक्सपेंसेस जो नियोक्ता द्वारा मतलब एम्प्लॉय द्वारा अपने एम्प्लॉयर को मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, चिकित्सा खर्चों को कवर करने के लिए दिया जाता है। और आयकर अधिनियम के तहत ये पूरी तरीके से कर योग्य है। इस भत्ते को टोटल इनकम में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जैसे आपकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी में अगर कैलकुलेट करेंगे तो बेसिक सैलरी प्लस आपका अलाउंसेस आपका ऐड किया जाएगा, प्लस आपका परक्यूसेट्स ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो अलाउंसेस जो जो ऐड किया जाएगा भाई आपकी सैलरी से इनकम में ही तो ऐड किया जा रहा है। आगे चल के जब आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी तो टैक्सेबल उस पर टैक्स आपका कैलकुलेट होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भत्ते होते हैं जिन पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, और बहुत सारे भत्ते होते हैं जिन पे आपको 50% मतलब कुछ लिमिट होता है, उतने लिमिट तक बस आपको छूट मिलता है, बाकी वो आपका टैक्सेबल होता है। समझ में आया? या तो मेडिकल एक्सपेंसेस मेडिकल अलाउंसेस जितना भी आपको मिलता है ये टैक्सेबल होता है, ये हमारी सैलरी के हेड में ऐड किया जाता है, इस पर कोई भी छूट हमें नहीं मिलता है। क्लियर? या कोई भी छूट नहीं मिलता है, कर्मचारी की कुल आय में ये शामिल किया जाता है, यहाँ पे लिखा भी है। चलिए यहाँ पे अगर हम और भी आगे बात करें, हाँ बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करें तो शिक्षा के लिए जो एजुकेशन अलाउंसेस मिलता है बच्चों आपके बच्चों की शिक्षा को कवर करने के लिए, वो कुछ हद तक क्या होता है एग्जेम्प्टेड होता है, कुछ हद तक आपको कर में कटौती आपको मिलती है, छूट मिलती है। ठीक है, ये विशेष रूप से सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को दिया जाता है। आगे भी मैं बात करूंगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे देख लेते हैं, 2 बच्चों के लिए मतलब एक बच्चे के लिए 100 रुपये, 2 बच्चों के लिए 200 रुपये आपको टैक्स में कटौती मिलती है। और साल भर की बात कर लें तो 200 रुपये अगर दोनों बच्चों का हो गया तो साल भर का 2400 रुपये आप मतलब टैक्स में कटौती की मांग कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन अलाउंसेस जो आपको मिलता है 2400 रुपये आप कटौती की मांग कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। और बच्चे की जो एज होनी चाहिए अधिकतम 20 वर्ष होनी चाहिए सामान्य योजना के तहत, ये अलग हो गया। चलिए आयकर अधिनियम के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए मानक कटौती क्या है, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या मिलता है जितने भी सैलरीड वाले पर्सन है, सैलरीड इंडिविजुअल पर्सन है जो इनकम टैक्स अंडर एक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आयकर अधिनियम के तहत जितने भी वेतनभोगी पर्सन है, वेतनभोगी व्यक्ति हैं मतलब सैलरी वाले पर्सन है जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, सैलरी बेस पर है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्हें कितना मिलता है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्हें 50,000 का मिलता है। 50,000 की सामान्य कटौती उन्हें मिलती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वेतनभोगी व्यक्तियों को मानक कटौती मिलती है, 50,000 रुपये तक का मिलता है, और उनकी कुल आय में से ये घटाया जाता है जिससे उनकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, और कम हो गया तो कम टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये कटौती सिर्फ वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशन भोगी मतलब जो पेंशनर हैं और जितने भी सैलरीड एम्प्लॉय हैं उनको दिया जाता है। क्लियर? एक एग्जांपल देखिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं किसी कर्मचारी का वार्षिक सैलरी, उसकी वार्षिक वेतन जो है ईयरली सैलरी 5 लाख रुपए है, और मानक कटौती अगर हम उस पर लागू करें तो 50,000 का उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो टोटल उसकी टैक्सेबल सैलरी उसकी कितनी आएगी, टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी, तो 5 लाख में से 50,000 घट गया, 4,50,000 बचा। 4,50,000 उसकी कर योग्य आय होगी, मतलब टैक्सेबल इनकम उसका इतना होगा, और इस पर फिर आगे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, इसमें प्रोफेशनल टैक्स भी लेस होगा। अगर सरकारी कर्मचारी है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो मिलता है वो भी इसका मतलब कटौती से मिलेगी। लेकिन अभी इतना आपको समझ में आया, ईयरली अगर उसकी सैलरी इनकम इसकी कितनी है 5 लाख है, तो 50,000 का अगर उसे डिडक्शन मिलेगा तो 50,000 लेस करने के बाद जो भी इसकी इनकम आएगी वो इसकी टैक्सेबल इनकम होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी क्या है। देखिए सरकारी कर्मचारियों को जो ग्रेच्युटी मिलता है ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, कर मुक्त होता है, पूरी तरीके से कर से छूट होता है, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, पूरी तरीके से छूट मिलती है। अब ये ग्रेच्युटी क्या है, जैसे आप देखते होंगे इस समय कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति है, अगर वो एक कंपनी में काम कर रहा है जहाँ पे 15,000 उसे सैलरी मिल रहा है, अब उसे पता चल रहा है 6 महीना उसने काम किया, उसे पता चला एक बड़ी कंपनी आ गई और वहाँ पे उसे 30,000 रुपये सैलरी मिलेगा, तो वो जाहिर बात है उस कंपनी को छोड़ के वो 30,000 वाले में ज्वाइन कर लेगा। फिर वो 1 साल काम किया, पता चला यार बहुत बड़ी सिप्ला कंपनी आ गई या दवा की बहुत बड़ी बड़ी मैनकाइंड कंपनी आ गई जहाँ पे 60,000 रुपये एक एम्प्लॉय को मिल रहा है। ठीक है, उसी पद पे जैसे मैं काम कर रहा हूँ यहाँ 30,000 पा रहा हूँ, वहाँ पे जो काम कर रहा है वो 60,000 पा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कंपनी को छोड़कर भागेगा और वो 60,000 लेना चाहेगा। कंपनी एक कंपनी दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी को छोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भाई उसे भी तो इनकम अपना बढ़ाना है। ठीक है, तो ये ग्रेच्युटी दिया जाता है कंपनी की तरफ से। ठीक है, सभी विभागों की तरफ से अपने एम्प्लॉय को एक तरीके से ये प्रोत्साहन राशि होती है, प्रोत्साहन शुल्क दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है, अगर कोई भी एम्प्लॉय कम से कम अगर वो 5 साल किसी कंपनी में काम कर लेता है तो उसे ग्रेच्युटी मिलता है।
उसे ईमानदारी का समझ लीजिए एक रिवॉर्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है कि आपने कंपनी में इतना समय दिया, 5 साल आपने दिया, 10 साल दिया, 15 साल दिया, जब तक वो काम करेगा। जब वो रिटायर होगा तब उसे एक सम ऑफ अमाउंट उसे मिलेगा, एक समझ लीजिए 10 लाख, 5 लाख, जितना भी होगा ग्रेचुटी कंपनी उसे देगी। ठीक है, एक नगद होता है, एक सम शुल्क होता है, ये मिलता है उसे, एक लमसम पेमेंट मिलता है कंपनी के एम्प्लॉय को जब वो रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट लेता है या सेल्फ रिटायरमेंट लेता है या खुद ही रिटायर हो जाता है। ठीक है, तो उसे मिलता है ग्रेचुटी, यही होता है ग्रेचुटी, ये प्रोत्साहन राशि होती है और पूरी तरीके से फुल्ली एग्जेम्प्टेड ये होती है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो ग्रेचुटी क्या होता है, एक महत्वपूर्ण रिटायरमेंट लाभ है, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है और कर्मचारियों को उसकी सेवा के सम्मान में दिया जाता है, सराहना के लिए, जैसे मैंने कहा ना प्रोत्साहन राशि होती है, सम्मान के लिए दिया जाता है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए ये जो लाभ है, ये ग्रेचुटी की अमाउंट है, ये पूरी तरीके से कर मुक्त होती है। ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती है, कोई भी टैक्स नहीं लगता है उनकी, इस तरह की जो भी पेमेंट उन्हें मिलता है टैक्स से फ्री रहता है, कोई भी टैक्स नहीं कटता है। ठीक है, या चलिए यहाँ पे आगे देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अग्रिम में प्राप्त वेतन निम्नलिखित वर्ष में कर योग्य होगा। मतलब सैलरी रिसीव इन एडवांस इज टैक्सेबल इन द ईयर, मतलब हमने जो सैलरी एडवांस में ले लिया है कंपनी से। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर आपने सैलरी एडवांस में लिया तो किस ईयर में वो टैक्सेबल होगा। जैसे मैं कह दूँ कि ये जो चल रहा है ये ईयर 2024 और ये 2025 है। ठीक है, अब 2024 2025 ध्यान से देखिए, जैसे मान लेते हैं ये मार्च 2024 का, ये मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर आपका, यहाँ से दिसंबर में पकड़ लेता हूँ, दिसंबर है। ठीक है, दिसंबर, और मैंने क्या किया, दिसंबर में 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का ही है, मैं मार्च वाला नहीं लेकर चल रहा हूँ, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अब मैंने क्या किया, दिसंबर में ही मैंने क्या किया, कंपनी से जनवरी, अगले साल का जनवरी, फरवरी और मार्च की सैलरी मैंने तीनों एडवांस में ले ली कंपनी से। मैंने कहा मेरा घर बन रहा है, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, आप हमें दे दीजिए। ठीक है, मैंने अपना एप्लीकेशन भी लिखा कंपनी में, कंपनी ने मुझे 3 महीने की सैलरी क्या की, एडवांस पे कर दी। अब मुझे दिसंबर में ये मिला और ये ईयर कौन सा चल रहा है, 2024, और ये किस ईयर की इनकम है भाई, 2025 की है। जब 3 महीने आने वाले साल के 3 महीने में काम करता तब मुझे ये इनकम मिलती, तब ये सैलरी मुझे मिलती, लेकिन ये सैलरी मुझे इसी साल मिल गई है, एडवांस में मिल गई है। तो वही कह रहा है किस ईयर में ये कैलकुलेट होगा, तो जिस ईयर में मैंने रिसीव किया है उसी ईयर में ये टैक्सेबल होगा, तो मतलब 2024 में ही मेरा ये टैक्सेबल होगा। ठीक है, क्योंकि 2024 में ही मैंने रिसीव किया है। जो इनकम जिस समय ही आप कमा रहे हो वो उसी ईयर में ही कैलकुलेट होगा, उसी ईयर में ही वो टैक्सेबल माना जाएगा, उसी पे ही हमारा टैक्स लगेगा और पूरी तरीके से कर योग्य होगा, उसी ईयर में हम टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा या तो मतलब आइदर रिसीव, जिस ईयर आप रिसीव कर रहे हैं या जिस ईयर वो ड्यू हुआ है, दोनों में से जो पहले, सी आंसर आपका सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो नोन, मतलब रोजगार पर जो आपसे कर लिया जाता है, आपके प्रोफेशन पे जो टैक्स लिया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे प्रोफेशनल टैक्स के नाम से जाना जाता है। जो आपके एम्प्लॉयमेंट पे जो टैक्स लिया जाता है उसे हम व्यावसायिक कर कहते हैं, प्रोफेशनल टैक्स कहते हैं। क्लियर, जैसे अगर आप एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर हैं, तो जब आपकी सैलरी स्लिप तैयार होती है तो उसके आपसे क्या लिया जाता है, आपसे प्रोफेशनल टैक्स उसी समय ले लिया जाता है। ठीक है, इसे हम पी टैक्स के रूप नाम से भी जानते हैं, पी टैक्स के नाम से। ठीक है, ये सभी जितने भी वेतन भोगी होते हैं, जितने भी सैलरीड पर्सन हैं जो काम कर रहे हैं किसी भी ऑफिस में, मासिक वेतन, मंथली सैलरी अर्न कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें अपनी आय का कुछ हिस्सा राज्य सरकार को देना पड़ता है, और जो भी हिस्सा देना पड़ता है उसे हम प्रोफेशनल टैक्स या पेशेवर टैक्स के नाम से हम जानते हैं, पेशेवर कर के नाम से जानते हैं। और ये जो टैक्स होता है इसे पी टैक्स के नाम से जाना जाता है और व्यक्ति की सैलरी स्लिप में भी ये इंक्लूड रहता है। ओके, या प्रोफेशनल टैक्स। चलिए यहाँ पे सरकारी कर्मचारी को मिलने वाला मनोरंजन भत्ता, अगर हम यहाँ पे बात करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसे जितना भी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिल रहा है वो क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, फुल्ली टैक्सेबल है, पार्शियल एग्जेम्प्टेड है, या एग्जेम्प्टेड अप टू सर्टेन लिमिट है। मतलब जो सरकारी कर्मचारी को जो मनोरंजन भत्ता मिल रहा है
क्या वो पूरी तरीके से उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, पूरी तरीके से कर मुक्त है, पूरी तरीके से कर योग्य है, उस पर टैक्स लगेगा, या आंशिक रूप से कर मुक्त है, मतलब थोड़ा बहुत टैक्स लगेगा, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा आंशिक रूप से कर मुक्त होता है, मतलब थोड़ा बहुत छूट हमें मिलेगा, ठीक है। और निश्चित सीमा तक छूट प्राप्त, या सर्टेन लिमिट तक आपको टैक्स फ्री आपका रहेगा वो भत्ता, और बाकी हद तक वो टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो डी आंसर है। एक निश्चित सीमा तक आपको छूट मिलेगा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पे, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, एक निश्चित सीमा तक छूट मिलेगा। आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को जो भी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिलता है मनोरंजन खर्चों को कवर करने के लिए, ठीक है, जितना भी उनका एंटरटेनमेंट, जैसे सिनेमा हॉल में पिक्चर वगैरह देखने जा रहा है, मूवी वगैरह देखने जा रहा है, ठीक है, या स्पोर्ट्स इवेंट में जा रहे हैं, किसी मनोरंजन कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं, तो जितना भी खर्चा उनका होता है, ठीक है, उन खर्चों को कवर करने के लिए मनोरंजन भत्ता एंटरटेनमेंट अलाउंसेस दिया जाता है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए ये पूरी तरीके से कर छूट के तहत आता है, लेकिन एक लिमिट तक होता है, और लिमिट तक होता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले उन्हें कितना एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिलता है ये हम चेक करते हैं, कितना मनोरंजन भत्ता मिल रहा है। फिर उनकी सैलरी का 20% हम निकालते हैं, उनकी पूरी एनुअल सैलरी का 20% निकालेंगे। फिर 5,000 रुपया पूरी तरीके से जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है ये एग्जेम्प्टेड होता है, इस पर कटौती मिलेगी, 5,000 रुपये तक का आपको कटौती मिलेगा, ठीक है, टैक्स में। ये आपका हो गया। इन तीनों में जो सबसे कम राशि होगी वही आपको छूट दी जाएगी। ये हो गया इसका समीकरण कैलकुलेशन करने का। अब यहाँ पे क्वेश्चन लगाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे एक सरकारी कर्मचारी है, उसको मनोरंजन भत्ता 8,000 रुपये मिल रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, और उसकी जो ईयरली इनकम है वो 3 लाख रुपये है, वार्षिक आय उसकी 3 लाख है। तो अगर हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, मतलब टैक्स में उसे कितना छूट मिल रहा है, अगर इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो जैसा मैंने फार्मूला बताया है, ये जो कैलकुलेशन करने का बेस है इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले उसे मनोरंजन भत्ता कितना मिल रहा है, 8,000 रुपये मिल रहा है, ये हो गया। सेकंड है वेतन का 20%, 3 लाख उसकी सैलरी है, उसका 20% 60,000 आ रहा है, और अधिकतम 5,000 रुपये तक उसे टैक्स में छूट मिलेगा, कटौती मिलेगा। अब तीनों में जो कम होगा, तो तीनों में कम कौन सा रहा है, 5,000 वाला, तो उसकी जो सबसे कम 5,000 है, तो सरकारी कर्मचारी को 5,000 रुपये एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का छूट मिलेगा, भत्ते में छूट मिलेगी। 5,000 रुपये इसका पूरी तरीके से टैक्स फ्री रहेगा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के तहत, ठीक है। तो ये हो गया आपका, समझ में आया आपको जो भी मैंने बताया है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब ये तो रहा थियरी क्लास, ठीक है, थियरी बेस पे ये एमसीक्यू मैंने कवर करा दिया। नेक्स्ट क्लास में कल लेकर आऊँगा, इस पर मैंने ढेर सारा न्यूमेरिकल आपको कराऊँगा इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड। तो कल की क्लास का वेट कीजिए, ठीक है। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी करना चाहते हैं बिहार लेखपाल का, बिहार बिजली विभाग का, जल्दी से बैच ज्वाइन कर लीजिए। बैच की सारी क्लासेस चल रही हैं, एक्टिव हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में।